कहानी की शुरुआत बेलिन बे नाम की एक जगह से होती है, जहां एक दिन अचानक एक रहस्यमयी आइसक्रीम ट्रक आकर रुकता है। इस ट्रक को एक अजीब सा आदमी चलाता है, जो हमेशा बिल्कुल चुप रहता है और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता। लेकिन बच्चों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रक में मिलने वाली आइसक्रीम देखते ही वहां के बच्चे उसके दीवाने हो जाते हैं। कुछ ही समय में वो आइसक्रीम ट्रक पूरे इलाके के बच्चों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। बच्चे रोज उसके आसपास जमा होने लगते हैं और खुशी खुशी उसकी आइसक्रीम खाने लगते हैं। लेकिन इन्हीं बच्चों में जेरेड मेफेयर नाम का एक लड़का भी है, जो इस आइसक्रीम को बिल्कुल नहीं खाता। दरअसल जेरेड को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, इसलिए दूध से बनी चीजें उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकती हैं, और शायद यही वजह है कि वो बाकी बच्चों की तरह उस आइसक्रीम ट्रक के पीछे नहीं जाता। लेकिन जेरेड को उस आइसक्रीम मैन को देखकर शुरू से ही कुछ ठीक नहीं लगता। उसे उस आदमी का चुपचाप रहना और उसका अजीब व्यवहार काफी परेशान करता है। एक दिन जेरेड अपनी साइकिल से घर की तरफ जा रहा होता है, तभी उसे एहसास होता है कि वो रहस्यमयी आइसक्रीम मैन उसका पीछा कर रहा है। अब जेरेड पहले से ही उस आदमी को लेकर परेशान था, लेकिन इसके बाद उसे जो चीज दिखाई देती है, उससे उसका शक और भी गहरा हो जाता है। जेरेड देखता है कि जिन बच्चों ने उस आइसक्रीम ट्रक की ट्रीट खाई है, वो अब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से व्यवहार नहीं कर रहे। वो बच्चे जैसे किसी ट्रांस में चले गए हों। और सबसे अजीब बात यह है कि वो लगातार उस ट्रक पर बने कार्टून कैरेक्टर से जुड़े वीडियो ही देखते रहते हैं। जेरेड को समझ नहीं आता कि आखिर इन बच्चों के साथ ऐसा क्या हो रहा है। बाकी सभी बच्चे उस आइसक्रीम को मजे से खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनका व्यवहार पूरी तरह बदल गया है। अब जेरेड को लगने लगता है कि इस आइसक्रीम ट्रक और उस रहस्यमयी आइसक्रीम मैन के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी और खतरनाक बात छिपी हुई है। लेकिन असली मुसीबत तो उस रात शुरू होती है। रात होते ही वो रहस्यमयी आइसक्रीम ट्रक पूरे इलाके में घूमने लगता है। जैसे ही ट्रक वहां से गुजरता है, जिन जिन बच्चों ने उसकी आइसक्रीम खाई थी, वो अचानक नींद से जाग जाते हैं। लेकिन अब वो बच्चे पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहते, क्योंकि वो पूरी तरह उस आइसक्रीम मैन के कब्जे में आ चुके होते हैं। और इसके बाद जो होता है वो बेहद खौफनाक है। ये बच्चे अपने ही घरों में जाकर अपने माता पिता पर हमला कर देते हैं और उन्हें बेरहमी से मार डालते हैं। यानी एक ही रात में कई घरों के अंदर बच्चों के हाथों उनके माता पिता की हत्या हो जाती है। अगली सुबह जेरेड को अपने दो क्लासमेट्स टॉमी और मिया के साथ स्कूल में कुछ अजीब देखने को मिलता है। इन दोनों ने भी उस आइसक्रीम को नहीं खाया था, इसलिए वो भी जेरेड की तरह पूरी तरह नॉर्मल है। लेकिन बाकी बच्चों का व्यवहार देखकर तीनों को समझ आ जाता है कि मामला बहुत गंभीर है। तभी वो आइसक्रीम ट्रक स्कूल के बाहर आ पहुंचता है, और जैसे ही ट्रक वहां आता है, स्कूल के बच्चों का असली रूप सामने आ जाता है। ये बच्चे अचानक अपने टीचर्स और वहां मौजूद दूसरे सभी बड़ों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब पूरा स्कूल चीख पुकार और अफरा तफरी में बदल जाता है। जो भी बड़ा इंसान उनके रास्ते में आता है, बच्चे उसे मारने लगते हैं। इतना ही नहीं, जो बच्चे अभी तक उस आइसक्रीम के असर में नहीं आए हैं, उन्हें भी जबरदस्ती वही ट्रीट खिलाने की कोशिश की जाती है, ताकि वो भी इनके जैसे हो जाएं। जेरेड, टॉमी और मिया किसी तरह इन हत्यारे बच्चों से बचते हुए स्कूल के अंदर ही एक सुरक्षित जगह ढूंढते हैं और खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। बाहर उनके ही क्लासमेट्स उन्हें ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए तीनों समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की तो उनकी जान भी जा सकती है। इधर जेरेड की बड़ी बहन लिजी के साथ भी एक खतरनाक हादसा हो जाता है। लिजी गलती से जेरेड के लिए रखी गई आइसक्रीम खा लेती है। जैसे ही वो आइसक्रीम उसके शरीर में जाती है, लिजी का शरीर अचानक काम करना बंद कर देता है और वो पूरी तरह पैरालाइज हो जाती है। लेकिन लिजी किसी तरह हिम्मत करके उस आइसक्रीम को अपने शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करती है और आखिरकार उसे उल्टी करके बाहर निकाल देती है। इससे उसकी हालत थोड़ी बेहतर होती है। इसके बाद जेरेड मदद के लिए लिजी को फोन करता है। लिजी उसे बताती है कि वो घर पर ज्यादा देर सुरक्षित नहीं रह सकते। वो जेरेड से कहती है कि किसी तरह स्थानीय चर्च पहुंचकर उससे मिले। लेकिन तभी कुछ पड़ोस के बच्चे उनके घर पर हमला करने पहुंच जाते हैं। हालात बिगड़ते देख लिजी का एक्स बॉयफ्रेंड क्रिस वहां पहुंच जाता है और किसी तरह लिजी को बचा लेता है। इसके बाद क्रिस और लिजी गाड़ी लेकर चर्च की तरफ निकल जाते हैं। उधर पूरे बेलिन बे में हालात बेकाबू हो चुके होते हैं। हर तरफ लोग मारे जा रहे हैं और वो बच्चे लगातार बाकी लोगों को भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान जेरेड, टॉमी और मिया भी किसी तरह स्कूल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तीनों को अब समझ आ चुका होता है कि स्कूल में रुकना मौत को बुलाने जैसा है, इसलिए वो भागकर चर्च पहुंचते हैं और उसकी बेसमेंट में छिप जाते हैं। लेकिन चर्च की बेसमेंट में उन्हें एक ऐसी चीज मिलती है जिससे पूरी कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है। वहां उन्हें एक बहुत बड़ा वॉक इन फ्रीजर दिखाई देता है, जो आइसक्रीम मैन की उन्हीं ट्रीट्स से पूरी तरह भरा हुआ था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि चर्च का स्थानीय पादरी भी वहीं छिपा हुआ था। यानी अब जेरेड और उसके दोस्तों को इस पूरे मामले के बारे में कुछ ऐसी जानकारी मिलने वाली थी जो शायद उन्हें इस खतरनाक आइसक्रीम मैन का राज समझने में मदद कर सकती थी।
अब चर्च की बेसमेंट में छिपे पादरी से जेरेड और उसके दोस्तों को इस पूरे मामले की असली कहानी पता चलती है। पादरी बताता है कि असल में ये आइसक्रीम मैन कोई आम इंसान नहीं, बल्कि उसका नाम जोनाथन स्माइली है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि जोनाथन हमेशा से ऐसा नहीं था। कई साल पहले जब वो बेलिन बे आया था, तब वो एक बहुत ही नेक दिल और बच्चों की मदद करने वाला इंसान हुआ करता था। वो बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करता था और किसी को नुकसान पहुंचाने वाला इंसान बिल्कुल नहीं था। लेकिन उस समय बेलिन बे में कुछ पादरी बच्चों का गलत फायदा उठा रहे थे। अपने इन काले कारनामों को छिपाने के लिए उन्होंने सारा इल्जाम जोनाथन के ऊपर डाल दिया। उन्होंने लोगों के सामने ऐसी कहानी बनाई कि जोनाथन ही बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा था। धीरे धीरे पूरे शहर के लोगों को भी यकीन होने लगा कि जोनाथन एक खतरनाक आदमी है। लेकिन इस झूठे केस को और मजबूत बनाने में जेरेड के दादा का भी बहुत बड़ा हाथ था। जेरेड के दादा शहर के एक प्रभावशाली वकील थे और उन्होंने जोनाथन के खिलाफ पूरा केस लड़ा। जोनाथन को बचाने वाला कोई नहीं था। ऊपर से जिन बच्चों के साथ ये सब हुआ था, उन पर भी झूठ बोलने का दबाव बनाया गया। बच्चों को मजबूर किया गया कि वो जोनाथन के खिलाफ बयान दें और कहें कि उसी ने उन्हें नुकसान पहुंचाया था। इस तरह झूठे सबूत और बच्चों के दबाव में दिए गए बयानों की वजह से जोनाथन को दोषी ठहरा दिया जाता है। उसे जेल भेज दिया जाता है, जबकि असल में उसने वो अपराध किए ही नहीं थे। लेकिन जेल के अंदर जोनाथन की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वहीं उसकी मुलाकात एक ऐसे रहस्यमयी इंसान से होती है जो कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक नेक्रोमैंसर यानी काले जादू और मुर्दों से जुड़ी शक्तियों का इस्तेमाल करने वाला शख्स था। वो नेक्रोमैंसर जोनाथन की हालत और उसके अंदर भरी नफरत को समझ जाता है। इसके बाद वो जोनाथन के सामने एक खतरनाक सौदा रखता है। वो जोनाथन से कहता है कि अगर वो अपनी आत्मा उसके हवाले कर दे तो बदले में उसे ऐसी शक्ति दी जा सकती है जिससे वो बेलिन बे के उन लोगों से बदला ले सके जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। और आखिरकार अपने साथ हुए धोखे और नाइंसाफी से पूरी तरह टूट चुका जोनाथन उस सौदे को स्वीकार कर लेता है। यहीं से जोनाथन स्माइली की जिंदगी बदल जाती है और वो धीरे धीरे उस खौफनाक आइसक्रीम मैन में बदल जाता है जो अब सालों बाद बेलिन बे लौटकर पूरे शहर से अपना बदला लेने आया है। अब जेरेड, टॉमी और मिया को पता चल चुका था कि जोनाथन को रोकना इतना आसान नहीं है, लेकिन पादरी उन्हें बताता है कि जोनाथन की सारी ताकत के पीछे एक नेक्रोमैंसर है। अगर उन्हें जोनाथन को रोकना है तो उन्हें उस नेक्रोमैंसर और उसके साथ मौजूद एक साइरेन को उनकी कब्र में ही मारना होगा। खास बात यह थी कि उनकी कब्र किसी नाम वाली जगह पर नहीं थी, बल्कि एक गुमनाम कब्र में छिपी हुई थी। इसी बीच जोनाथन उस चर्च के फ्रीजर तक पहुंच जाता है जहां जेरेड और बाकी बच्चे छिपे हुए थे। अब बच्चों के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। तभी पादरी खुद जोनाथन के सामने आ जाता है और बच्चों को भागने का मौका देने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। जेरेड, टॉमी और मिया किसी तरह वहां से निकलकर लिजी और क्रिस से दोबारा मिल जाते हैं। अब चारों को समझ आ जाता है कि अगर जोनाथन को हमेशा के लिए रोकना है तो उन्हें उस नेक्रोमैंसर की कब्र ढूंढनी होगी। इसलिए वो लिजी और क्रिस को सारी बात समझाते हैं और सभी मिलकर कब्रिस्तान जाने का फैसला करते हैं। कब्रिस्तान पहुंचने के बाद जेरेड, टॉमी, मिया, लिजी और क्रिस उस गुमनाम कब्र को ढूंढने लगते हैं। आखिरकार उन्हें वो कब्र मिल जाती है और वो जमीन खोदकर उसके अंदर मौजूद लाशों को बाहर निकालने लगते हैं। लेकिन तभी जोनाथन के कब्जे में आए बच्चे वहां पहुंच जाते हैं। क्रिस उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन हत्यारे बच्चों से नहीं बच पाता और बच्चे क्रिस को बेरहमी से मार डालते हैं। इसके बाद वो बच्चे मिया और टॉमी को पकड़ लेते हैं और दोनों को जबरदस्ती वहीं आइसक्रीम खिलाने लगते हैं। मिया और टॉमी खुद को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार वो भी उस ट्रीट के असर में आ जाते हैं और जोनाथन के कब्जे में चले जाते हैं। अब वहां सिर्फ जेरेड और लिजी बचते हैं। दोनों को जोनाथन चारों तरफ से घेर लेता है और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। तभी जेरेड और लिजी कब्र के अंदर मौजूद लाशों पर हमला करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने इन शरीरों को खत्म कर दिया तो शायद जोनाथन की शक्ति भी खत्म हो जाएगी। दोनों पूरी ताकत से उन लाशों को चाकू से मार देते हैं, लेकिन कुछ ही पल बाद जेरेड और लिजी को एहसास होता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। कब्र के अंदर जिन लाशों को वो नेक्रोमैंसर और साइरेन समझकर मार रहे थे, वो असल में उनके अपने माता पिता की लाशें थीं। यानी जोनाथन ने उन्हें इतनी चालाकी से फंसाया था कि वो खुद अपने माता पिता को मार बैठे। और तभी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। जिस पादरी ने जेरेड और उसके दोस्तों को नेक्रोमैंसर की कहानी बताई थी, वो असल में कोई पादरी था ही नहीं, वो खुद नेक्रोमैंसर था। उसने बच्चों को झूठी कहानी सुनाकर उन्हें इस जगह तक पहुंचाया था ताकि जेरेड और लिजी उसके लिए वही काम कर दें जो जोनाथन चाहता था। यानी शुरू से ही ये सब एक बड़ी चाल थी और बच्चे अनजाने में जोनाथन का बदला पूरा करने में उसकी मदद कर रहे थे। अब जेरेड और लिजी चारों तरफ फैली तबाही के बीच खड़े होते हैं।
उन्होंने जो कुछ किया है उसकी सच्चाई सामने आने के बाद दोनों पूरी तरह टूट जाते हैं। अपने ही माता पिता को अपने हाथों से मारने का एहसास उन्हें अंदर से झकझोर देता है। दोनों सदमे और पछतावे में डूबे हुए उस भयानक मंजर को देखते रह जाते हैं जहां चारों तरफ सिर्फ लाशें और तबाही फैली हुई होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जोनाथन का बदला अब पूरा हो चुका था। बेलिन बे लगभग पूरी तरह तबाह हो चुका था और वहां के ज्यादातर लोग मारे जा चुके थे या जोनाथन के कब्जे में आ चुके थे। इसके बाद जोनाथन अपने साथ उन बच्चों को लेकर बेलिन बे से निकल जाता है जो अब पूरी तरह उसके कब्जे में थे। उसके लिए अब इस शहर में करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं था, क्योंकि जिस शहर ने कभी उसके साथ धोखा किया था उससे वो अपना पूरा बदला ले चुका था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जोनाथन अब एक नए शहर की तरफ बढ़ रहा था। उसके साथ वही खौफनाक बच्चे थे और उसका अगला निशाना कोई और शहर बनने वाला था। यानी बेलिन बे की तबाही सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जोनाथन अब अपनी इस खौफनाक आइसक्रीम और बच्चों की सेना के साथ अगले शहर को आतंकित करने निकल चुका था।